हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का। आप लोग देख सकते हो ये एक वायरल मॉडल पेपर जिसका कोड है 801 HB। ठीक है, देखो हमने पिछले वीडियो में HB कोड है तो HA वाला जो पेपर सेट है उसको सॉल्व कर लिया है, तो उसका वीडियो आप देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। जो आपका 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, 24 फरवरी को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें ये जो भी पेपर मैं करा रहा हूं इनको कर जाना, सेम टू सेम डिट्टू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी कहूंगा इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका निर्देश कुछ दिया है। ठीक है, निर्देश दिया है और निर्देश से ऊपर दिया है आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 70 मार्क का। आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 10 का 70 मार्क का पेपर होगा आपका और 30 मार्क का प्रैक्टिकल यानी 100 मार्क का पूरा पेपर आपका रहेगा। आपका 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर करने के लिए दिया गया है। पेपर खंड अ और खंड ब में विभाजित है। खंड अ में आपके 20 मार्क के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना है, और खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न है जिनका आंसर आपको कॉपी पे अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, तो चलो ये कुछ निर्देश है, शॉर्ट में मैं बता दिया। अब इस पेपर सेट के जो भी प्रश्न है उनको हम लोग करते हैं। सबसे पहले खंड अ के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि शुक्ल युगीन लेखक है। देखो शुक्ल युग, हमें शुक्ल युगीन यानी वही शुक्ल युग के लेखक का नाम बताना है। तो देखो जो आपके यहाँ पे जो ये माखनलाल चतुर्वेदी दिया हुआ है, ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो माखनलाल चतुर्वेदी है एक प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध शुक्ल युगीन लेखक है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। बाकी देखो शुक्ल युग को क्षयवादी युग के भी नाम से जाना जाता है, क्षयवादी युग के भी नाम से जाना जाता है। याद रखना इसकी समय सीमा 1919 से 1938 ईस्वी मानी जाती है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। आप लोग देख सकते हो कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। देखो सबसे पहले गुनाहों का देवता तो मैं बता दूं किसने लिखा है, किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है। और किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। क्लियर, धर्मवीर भारती की यह उपन्यास विधा की रचना है। क्लियर। उसके अलावा धर्मवीर भारती की एक काफी फेमस नाटक विधा की रचना है इनका। ठीक है, इनका ही, धर्मवीर भारती का ही, वो क्या है, अंधा युग। अंधा युग आपने नाम सुना होगा। ठीक, तो ये भी याद रखना। और धर्मवीर भारती की एक और काफी इंपॉर्टेंट रचना है निबंध विधा पे आधारित, और वो क्या है, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय। तो ये 3 रचनाएं जो मैं यहाँ पे बताया, यहाँ पे ये एक और ये एक और ये गुनाहों का देवता, इन तीनों को याद रखना कि ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, चलो आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। भाई इंदुमती, सीधे सीधे आप इंदुमती पे आ जाना। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। हिंदी की प्रथम ये कहानी माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, प्रथम ये कहानी मानी जाती है। बाकी ये राग दरबारी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी सरस्वती एक पत्रिका थी, सरस्वती क्या थी, पत्रिका थी, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, प्रथम संपादक थे। बाकी आगे चलते प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 पे। ये क्या है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। हमें ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम बताना है। सब लोग जानते हो भाई कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद की तो सारी की सारी रचनाएं, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, उसके अलावा झरना, लहर, तितली, इरावती, कंकाल, बहुत सारी इनकी रचनाएं मतलब हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा देखो यहाँ पे राम कुमार वर्मा यहाँ पे मतलब ऑप्शन में है, तो इनकी एक एकांकी विधा की रचना है। ये प्रसिद्ध एकांकी लेखक है। और कौन है, तो दीपदान, आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और मोहन राकेश जी भी हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहन राकेश काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनकी 2 रचनाएं, आषाढ़ का एक दिन, आप लोग याद रखना, आषाढ़ का एक दिन आपको याद भी होगा, एक दिन। और उसके अलावा एक और इनकी प्रमुख रचना है, शायद आपको मालूम होगा, लहरों का राजहंस। ये 2 इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 है कि संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। रामदास गौड़ा है नहीं, श्याम सुंदर दास है नहीं, डॉक्टर अंगद है नहीं, तो
रामचंद्र शुक्ल ही होंगे, सिंपल। चलो प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 है कि भाव विलास के रचयिता है। ओके, भाव विलास के रचयिता कौन है, इस प्रश्न में हमें बताना है प्रश्न संख्या 6 में। तो देखो भाव विलास हो गया, भवानी विलास हो गया, या फिर रस विलास हो गया, ठीक है। इनके रचनाकार कवि देव है। कौन है, कवि देव है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इनकी और एक काफी इंपॉर्टेंट रचना है, आपसे पूछा जाता है, वो क्या है, अष्टयाम, ठीक है। आप लोग याद रखना, अष्टयाम, ठीक। और एक प्रेम चंद्रिका भी है। क्या है, प्रेम, देखो यहां पे देखो काफी लड़के कंफ्यूज होते हैं, प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका, और एक है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है, रामचंद्रिका इस केशव दास जी की रचना है। लेकिन वही जो प्रेम चंद्रिका है वो देव की रचना है, कवि देव की रचना है। तो अष्टयाम और प्रेम चंद्रिका, और चाहे आपका भाव विलास हो गया, भवानी विलास हो गया, रस विलास हो गया, कवि देव की रचना है, ये आप लोग याद रखना। भूषण यहाँ पे आया है नाम, वेरी वेरी, ये जो दिया है ना, इन्हीं का आपके एग्जाम में आएगा, तो इसलिए मैं सारा का सारा बता रहा हूं। भूषण का छत्रसाल दशक आपने नाम सुना होगा, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, कवि भूषण है, ठीक है। उसके अलावा इनकी एक और रचना है शिवराज भूषण, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही रचना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना, ठीक है। मतिराम यहाँ पे आए, तो मतिराम का आप लोग जानते हो ललित ललाम, ललित, यहाँ पे ये लास्ट में तो है, ललित ललाम काफी फेमस है, काफी फेमस है, काफी फेमस है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। और इसके अलावा एक रसराज भी है। तो ये जितनी भी मैं लिखाया, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो और इसको याद कर लेना, आपके एग्जाम में देखना, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 क्या है कि रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। ओके, देखो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है, और पहला ही दे दिया है सुजान सागर। देखो सुजान सागर घनानंद की रचना है, कवि घनानंद है, ठीक है, रीतिकालीन कवि है। और रीतिकालीन को आप जानते हो कि 3 पार्ट में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त। तो रीति मुक्त काव्यधारा के मतलब प्रतिनिधि कवि घनानंद ही माने जाते हैं, ठीक है। और सुजान सागर इनकी रचना है, तो सिंपल रीति मुक्त काव्यधारा की यही रचना होगी। बाकी ललित ललाम में बता दिया कि मतिराम की मतलब रचना है, ये किसकी रचना है, ये आपकी मतिराम की रचना है, ठीक है, मतिराम की रचना है। और ये भी रीतिकालीन कवि हैं, और रीतिकालीन में रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है। ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। और बिहारी सतसई जो है, बिहारी जो सतसई है, इसको याद रखना, ये बिहारी लाल की रचना है। किसकी है, बिहारी लाल की रचना है। और बिहारी लाल ये भी रीतिकालीन कवि है, और रीतिकालीन में रीति सिद्ध कवि है, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो ये इतनी आप लोग याद रखना। अब देखो यहाँ पे सुजान सागर आया, एक सुजान रसखान, सॉरी मतलब सुजान रसखान आता है। क्या, सुजान रसखान। तो सुजान रसखान के रचनाकार कवि रसखान हैं, रसखान जी हैं, जो भक्तिकालीन कवि हैं। जो क्या है, भक्तिकालीन कवि है, आप लोग याद रखना। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, सुजान सागर का आप समझ मत लेना कि रसखान है, नहीं, सुजान सागर है तो वो घनानंद हो जाएंगे, और सुजान रसखान, रसखान जहां आ जाए तो वो कवि रसखान उसके रचनाकार हो जाएंगे। और ये एक भक्तिकालीन कवि है, लेकिन ये घनानंद एक रीतिकालीन कवि है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, हमें तार सप्तक के बारे में पूछा हुआ है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ। तो देखो तार सप्तक यानी वही सप्तक का प्रकाशन किसने किया भाई, किनके मतलब देखरेख में हुआ, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय के देखरेख में हुआ। और प्रथम तार सप्तक का संपादन, ठीक है, प्रकाशन 1943 में हुआ। सेकेंड का जो प्रकाशन हुआ वो 1951 में हुआ। और थर्ड वाले का 1959 आप लोग याद रखना, ठीक है, ये थर्ड। और फोर्थ वाले का 1979 में। ये 4 हुए, और चारों का मैं बता दिया, ठीक है। दूसरा पूछ रहे हैं तो इसके लिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपसे एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, तो चारों को आप याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे प्रगतिवादी युग के कवि का हमें नाम बताना है, शिवमंगल सिंह सुमन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी फेमस कवि है प्रगतिवाद के, ठीक। आप सीधे गूगल पे सर्च करोगे तो पहले इनका ही नाम आएगा, क्योंकि यही फेमस है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की पथ के साथी, डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे त्रिधारा है, त्रिधारा किसकी रचना है भाई, तो आपने नाम सुना होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, झांसी की रानी इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। मुकुंद नामक एक इनकी काफी इंपॉर्टेंट रचना है वीणा, यहाँ पे हमें वीणा,
तो ये भाई पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है बीड़ा। क्लियर, मैं शॉर्ट में पंत लिख दिया। क्लियर है आपको प्रश्न संख्या 10। उसके बाद देखो यहाँ पे गुंजन है, गुंजन भी पंत जी की ही रचना है। तो सारा का सारा मैं बता दिया, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 देख सकते हो, ये हम लोग का रस से संबंधित पूछ दिया कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीरु नारी दुखाने, पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें हास्य रस हो जाएगा, काफी फेमस लाइन है। इसमें मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है ना, जो मतलब बिंद में, हिमाचल में रहने वाले, बिंद में रहने वाले जो मतलब तपोव्रती यानी तप करने वाले लोग हैं, तप करने वाले साधु हैं, उन पे हास्य करते हुए कहते हैं कवि कि उनकी जिंदगी कैसी होगी जहां एक भी नारी नहीं है, केवल मतलब वही लोग हैं। तो सिंपल यहाँ पे हास्य रस है। तो यहाँ हो गया क्लियर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, ठीक है, वहां पे मतलब कौन सा अलंकार होता है भैया? तो वहां पे आपका सीधे सीधे आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान के संबंध मतलब समानता प्रकट की जाए या समानता बताया जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। आगे चलते हैं। सोठा छंद के यहाँ पे दिया है कि सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, तो 13-13। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 की अपव्यय शब्द में उपसर्ग है। तो देखो ये व्यय एक शब्द है, ठीक है, व्यय क्या है? एक शब्द है और इसमें अप उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले जुड़ा हो। तो ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि माता पिता में समास है। माता पिता समास विग्रह करोगे तो माता और पिता बीच में और हाइफन आएगा, तो माता पिता में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और एक द्विगु समास होता है, यह क्या होता है? देखो यहाँ पे ओके यार, चलो माफ करना थोड़ा। चलो यहाँ पे हम लोग का माता पिता में कौन सा समास है? तो मैं बता दिया द्वंद्व समास। और द्विगु समास क्या होता है? जो संख्या बोधक होता है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, 3 भुजाओं वाला, ठीक है। ओके चलो, और यहाँ पे देखो एक बहुब्रीहि समास भी ऑप्शन में दिया है। बहुब्रीहि समास कर्मधारय आपके सिलेबस में नहीं है। बहुब्रीहि क्या है? जैसे नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पे तीसरे शब्द की तरह यानी भगवान शिव की तरफ ये डिनोट कर रहा है, तो उसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलो बाकी आगे चलते हैं। सारे ऑप्शन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्रश्न संख्या 16 है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो जो नहीं है वो बताना है। तो देखो सागर है, परावर भी है, जल्दी भी है, महीपति नहीं है। महीपति किसका? राजा का पर्यायवाची शब्द है, जिसको आप रंक भी बोल सकते हो। प्रश्न संख्या हम लोग 17 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है कि 100 का तत्सम शब्द है। देखो 100 का तत्सम शब्द, सत ये वाला सत कि ये वाला सत कि 100 तो होगा नहीं। अब इनमें से कौन होगा? तो पहला वाला होगा। बाकी आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि तेसाम में विभक्ति और वचन, ये तो आपको डायरेक्ट याद हो तभी हो पाएगा। देखो तेसाम में विभक्ति और वचन, तो षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है तुमसे सोया नहीं जा सकता। देखो ऐसा कहीं वाक्य मिल जाए कि तुमसे सोया नहीं जा सकता, तुमसे खाया नहीं जाता, तुमसे चला नहीं जाता, तो इसमें वाच्य पूछेगा तो इसमें आपका भाव वाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता है कि तुमसे खाया नहीं जाता, तुमसे सोया नहीं जाता, तुमसे रोया नहीं जाता, ठीक है। और भाव मतलब देखो यहाँ पे वाच्य का प्रकार पूछता है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ देखो प्रश्न संख्या 20 है, काफी मस्त प्रश्न है कि विकारी पद नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो 2 शब्द आपके हो गए या 2 आपके पद हो गए, एक आपका विकारी हो गया और एक आपका अविकारी हो गया, ठीक है, एक अविकारी हो गया। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका मतलब जो रूप होता है लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाए, वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और जो न बदले वो अविकारी होते हैं। तो देखो गाय या गाय का भाई हम लोग गाय भी बोल सकते हैं, यानी इसका बहुवचन बन सकता है कि वहां बहुत सारी गाय हैं, तो इनका बहुवचन मतलब वचन के अनुसार इसको हम बदल सकते हैं। सभा या सभाएं हम लोग देखो इसमें लिंग वचन के अनुसार चेंज कर सकते हैं। रमेश, ठीक है, रमेश। अब देखो रमेश भी ये विकारी शब्द होता है, ठीक है। रमेश भी क्या होता है? आपका एक विकारी शब्द होता है, क्योंकि रमेश ये लिंग के अनुसार ये आपका क्या है? लिंग के अनुसार पुरुष मतलब पुरुष है, ठीक है। लेकिन प्रतिदिन देखो प्रतिदिन लिंग वचन कारक का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका अविकारी शब्द हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने अब तक ये 20 MCQ जो थे इनको अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर लिया। अब चलो जो नीचे हम लोग खंड अ के बाद खंड ब हम लोग का वर्णात्मक प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। हालांकि इसको डिटेल में मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा इस वीडियो में। मैं बता दूंगा कि ये किस किस चैप्टर से है, कैसे करना है आपको, बाकी आप इसको डिटेल में सॉल्व करते रहना, ठीक है।
अगले वीडियो में डिटेल में भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलो पहला देखो, पहला यहाँ पे गद्यांश देता है। आप जानते हो कि दो दिया होता है, अथवा कर एक दिया होता है, दोनों में से एक करना होता है। मैं दोनों को बता देता हूँ। पहला गद्यांश है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा, और जिसने अमृतों की याद दिलाकर हमारी सुखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है। देखो, आपको शायद ये थोड़ा कठिन हो जाता है, आपको पढ़ने से यहाँ पे अभी तक न पता चला हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जो भारतीय संस्कृति चैप्टर है ना, भारतीय संस्कृति चैप्टर है, उससे आपका ये गद्यांश लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आप इसका संदर्भ व्याख्या करते रहे ना, गद्यांश का संदर्भ तो आसानी से लिख दोगे क्योंकि चैप्टर का नाम और लेखक का नाम मैं बता दिया। एक प्रश्न पूछा है, इसका मतलब उत्तर आसानी से दे सकते हो पढ़ोगे तो, और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना। बाकी ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। ईर्ष्या यहाँ पे आ गया, आप पढ़ोगे तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो चैप्टर है, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, वहां से लिया गया है, और ये 3 ठे प्रश्न पूछा है तो आप आसानी से उत्तर दे दोगे। बाकी मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पे देखो, ये आपका पद्यांश 2 यहाँ पे पूछेगा, तो ये पहला पद्यांश देखो, अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यही पहली लाइन पंक्ति, पहली दूसरी पंक्ति पढ़ने से आपको मालूम चल गया होगा, ये जो आपका पद वाला चैप्टर है जिसको लिखा है सूरदास जी ने, वहां से ये लिया गया है। ठीक है, तो इसको करते रहना। बाकी मैं आगे चलता हूँ। अथवा में ये देखो एक पूछा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, शायद आप पहचान भी ना सको। देखो, चल अंचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केस पार। देखो, घन केस पार यहां से समझ जाओगे आप लोग कि ये आपके किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखो, महादेवी वर्मा जी द्वारा आपका लिखित है। ठीक है, आपका चैप्टर के बीच में ये सिलेबल है, इसको चैप्टर भी बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। वर्षा सुंदरी के प्रति, वर्षा सुंदरी के प्रति, तो वहीं से ये लिया गया है। क्लियर है? चलो मेरे भाई, तो इसको आप देख लेना। बाकी मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या जो 3 है, यहाँ पे देखो, ये संस्कृत का आपका गद्यांश है। ठीक है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से आपको एक करना है। तो देखो, ये विश्वस्य अश्वस्ता ईश्वर एक इति भारतीय संस्कृति यहाँ पे बार बार आ रहा है, अस्माकम संस्कृति बार बार भारतीय संस्कृति की बार आएगी। मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारतीय संस्कृति जो आपका चैप्टर है ना, संस्कृत वाले पार्ट में हिंदी के, वहां से लिया गया है। तो इसका आप संदर्भ लिख लोगे आसानी से, और हिंदी अनुवाद इसका आप अच्छे से नहीं आ रहा है तो देख लेना आप अपनी बुक से। मैं आगे चलता हूँ। अगला, ये कई बार मैं आपको करा चुका हूँ, एकदा बहवा जना धूमयान, ऐसे ही पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि जो प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला चैप्टर है वहां से ये लिया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद ये 2 श्लोक का संदर्भ व्याख्या, आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। अब देखो, ये धान्य नाम उत्तम दाक्ष्यम, धना नाम उत्तम श्रुतम, ये आपका है। और एक यहाँ पे देखो, कोकिला यावत, ये देखो, तो ये कोकिला वाला आपका अंत्योक्ति विलास जो आपका है वहां से लिया गया है, उस चैप्टर से लिया गया है। और ये आपका जीवन सूत्राणी वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो इसका आप लोग देख लेना, इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ क्या है। मैं आगे चलता हूँ। खंडकाव्य संबंधी प्रश्न आप जानते हो कि हर जिले का अलग अलग होता है, तो इसमें से चूज कर आपके जिले में जो भी खंडकाव्य है उसका ही उत्तर देना। यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में क और ख 2 प्रश्न आते हैं, 5-5 10 मार्क के आपके जीवन परिचय संबंधित, लेखकों का जीवन परिचय और कवियों का। ठीक है, यहाँ पे कवि है, कवियों का। तो लेखक में मैं हमेशा आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, चाय रामचंद्र शुक्ल का, और एक रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, इनका याद करें ना। और आप कवियों में मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कवियों में आप लोग हमेशा सूरदास का, महादेवी वर्मा का, और उसके अलावा महाकवि सूरदास हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, और ये आपके, माफ करना, ये 2 लोग हो गए। ठीक है, और एक और किसी का। ठीक है, कम से कम इसमें 4 लोगों का याद कर लेना। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप एक कालिदास का भी याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, सूरदास, कालिदास, महादेवी वर्मा, और मतलब जो भी हो 4 लोगों का इसमें याद कर लेना। बाकी मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे देखो, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना है तो आप लिखते रहना। यहाँ पे देखो, ये 2 टॉपिक दिया है, इनमें से आपको किसी एक टॉपिक पे पत्र लिखना है। पत्र मैं लिखकर आपको बताऊंगा, बाकी मैं लिखकर बता भी चुका हूँ। हिंदी का आप जाओगे ना, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें मैं जो भी हिंदी की वीडियो बनाया हूँ उसमें बताया हूँ।
ये यहाँ पे 4 प्रश्न रहेंगे, इनमें से किन्हीं 2 का ही उत्तर लिखना रहेगा। काफी आसान प्रश्न है, तो इसको कर लेना, जिसका 2 मार्क मिलेगा। और अंत में प्रश्न आपका निबंध संबंधित रहेगा 7 मार्क का। दिए गए टॉपिक में से एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना रहेगा, तो आप देख लेना। बाकी चलो, ये हम लोग का पेपर हो गया पूरा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा पूरा मैंने 20 एमसीक्यू और एमसीक्यू को तो डिटेल्ड में, और प्लस ये ऊपर ऊपर मैंने ये भी सॉल्व सारे के सारे प्रश्नों को कर दिया। तो इसको आप तैयार कर लेना। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।